महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीति की सियासी बड़ी हलचल है, उसी पर यह बड़ी खबर आपको बता दें कि शरद पवार ने सीधे तौर पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तो आज महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। शरद पवार ने एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ दिया है और कार्यकर्ताओं ने शरद पवार से अपील की है कि वो अपने इस फैसले को एक बार फिर से सोच ले, वापस ले ले। तो आपको बता दें कि 10 जून 1999 जब एनसीपी का गठन हुआ था, और ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें, क्योंकि आज शरद पवार का जो किताब है उसका विमोचन हुआ और उसी दौरान उन्होंने एक बड़ी बात यहां पर कही है जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़े हलचल को यहां पर सामने लाकर रख रही है। तो एनसीपी के अध्यक्ष है शरद पवार और आज उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है कि वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो एक बड़ा ऐलान यहां पर शरद पवार की तरफ से, और ऐसे में पूरी जो महाराष्ट्र की सियासत है उसमें खलबली मचती हुई, खासकर एनसीपी में, क्योंकि अब सवाल यही कि क्या ये किसी दबाव में आकर शरद पवार ने फैसला लिया है, क्या वो किसी को आगे करना चाहते हैं, क्या इसके पीछे पूरी मंशा है, इसको समझने की अभी जरूरत है। लेकिन वहीं जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबकी शरद पवार से सिर्फ एक ही अपील कि वो अपने इस फैसले को वापस ले ले, इस पर सोच विचार कर ले, क्योंकि एनसीपी का अगर कोई चेहरा है तो महाराष्ट्र में शरद पवार ही है। बल्कि महाराष्ट्र की नहीं, देश में अगर एनसीपी को कोई जानता है तो शरद पवार ही वो नाम है, वो ही चेहरा है जिससे एनसीपी अपने आप को सामने रखती है। तो ऐसे में अगर उनका साथ यहां पर छूटता है, वो पार्टी से यहां पर अलग होते हैं। हालांकि उन्होंने यहां पर कहा है कि सिर्फ अध्यक्ष पद से मैं हटूंगा, लेकिन पार्टी के साथ में मिलकर रहूंगा, साथ में चलूंगा। लेकिन जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं क्योंकि आप सर्वे सर्वा हैं एनसीपी के, तो ऐसे में आपका पार्टी छोड़ना ये सही नहीं है। और इसलिए एक बार फिर से अपने फैसले को लेकर यहां पर ये कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आप बिल्कुल अपने फैसले को वापस ले, और ऐसे में कोई भी सोच, कोई भी विचार विमर्श नहीं किया जाएगा, कोई भी समिति नहीं बनाई जाएगी कि आखिरकार इस पर करना क्या है। तो बड़ी खबर, और ये उस वक्त की तस्वीरें जब अपनी आत्मकथा को लेकर शरद पवार ने जो किताब लिखी है उसका जो विमोचन हुआ था, एक कार्यक्रम हुआ था, उसी दौरान इस बात का जिक्र किया। फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी बात को रखा, और साथ ही जो उनके पार्टी के नेता थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इस फैसले को शरद पवार को वापस ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वही हैं जो पार्टी के हैं। ऐसे में हम बिल्कुल भी यहां पर रिस्क नहीं ले सकते कि कोई और चेहरा पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी का ऐसा चेहरा बने। तो एक लंबा अरसा यहां पर एनसीपी में अध्यक्ष के पद पर रहना, और चूंकि कई नेताओं ने इस दौरान यह भी जिक्र किया कि अगर राजनीति में उन्होंने कदम रखा है तो उनको देखकर रखा है, राजनीति के अगर गुर सीखे हैं तो उनको देखकर ही सीखे हैं, तो ऐसे में उनका छोड़ना पार्टी को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसलिए एक बार फिर से यहां पर कार्यकर्ता और नेता यही बोल रहे हैं शरद पवार से कि वो अपने इस फैसले को वापस ले ले। भावुक भी होते हुए यहां पर कई उनके नेता दिखाई दिए, जो अध्यक्ष थे महाराष्ट्र के, वो भी भावुक हुए और कहे कि क्योंकि उनको शुरुआत से देखा है, उनकी राजनीति को सामने से समझा है, और किस तरह से पार्टी के तमाम मुद्दों को वो लेकर साथ में चलते हैं, हर एक नेता की नाराजगी को यहां पर वो टटोलते हैं, वजह को देखते हैं। तो ऐसे में ऐसा शख्स हो पाना एनसीपी में बिल्कुल भी नहीं होगा, और ऐसे में बिल्कुल ये मनाही यहां पर शरद पवार को लेकर की गई है कि वो अपने फैसले को वापस ले। तो आपको बता दें कि 10 जून 1999 जब एनसीपी का गठन हुआ था, और उसके बाद से अध्यक्ष पद पर अगर कोई रहा है तो वो शरद पवार रहे हैं, और जो महाराष्ट्र की राजनीति को न बल्कि देश की राजनीति को करीब से समझा है, एनसीपी को आकर लेकर चले हैं, तो वो चेहरा शरद पवार का ही है। और ऐसे में अगर ये बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से सामने निकल कर आती है तो लाजमी है कि कई बातें, कई सवाल ऐसे में उठेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रवि पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तो रवि, ये किसी ने भी अभी फिलहाल ऐसा अनुमान नहीं लगाया था, ये महज एक विमोचन था उनकी किताब का, उनकी आत्मकथा का, जिसको लेकर कल से यहां पर हो हल्ला हो रहा था,
लेकिन ये बिल्कुल उम्मीद नहीं जताई गई थी कि इस तरह का कोई बयान इस तरह का कोई बड़ा ऐलान यहाँ पर वो करेंगे। हालांकि सोचा तो गया था कि शायद अध्यक्ष को लेकर कोई आगे आएगा, लेकिन वो कब आएगा ये किसी को नहीं पता था। लेकिन इतनी जल्दी आना, क्या ये फैसला किस हालात में लिया गया? जी, देखा जाए तो कुछ दिन पहले उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले ने खुद कहा था कि जल्द ही महाराष्ट्र के राजनीति में दो भूचाल आने हैं, एक महाराष्ट्र में आना है और एक दिल्ली में आना है। तो 4 मुद्दों को लेकर चर्चा या महाराष्ट्र में शुरू हुई है कि शरद पवार हमेशा ही चौंकाने वाले बयान कर चौंकाने वाली राजनीति महाराष्ट्र में करते आए हैं। क्या उनका ये बयान कोई चौंकाने वाला बयान है? दूसरी बात यह है कि अगर देखा जाए तो आज उनकी उम्र 82 साल हो चुकी है, तो क्या ऐसी उम्र में पूरी भागदौड़ उन्हें कर पाना मुनासिब नहीं हो पा रहा है? और तीसरी बात, कुछ दिन पहले जिस तरीके से अजित पवार कुछ विधायकों को लेकर अलग विचार की धारा में बहने की सोच विचार में पड़ गए थे, क्या अंतर कोई ऐसी बात तय हुई है कि शरद पवार अब अध्यक्ष नहीं रहेंगे और जो समिति गठित होगी वो नया अध्यक्ष चुनकर क्या अजित पवार नई राजनीति के नए दौर का आरंभ महाराष्ट्र में करने वाले हैं? और एक अहम बात कि जिस महाविकास आघाड़ी गठबंधन को शरद पवार ने खुद एकत्रित किया था, आने वाले दिनों में उस महाविकास आघाड़ी का क्या होगा, इन बात को लेकर महाराष्ट्र के राजनीति में ये भी जिस तरह से महाविकास आघाड़ी है, क्या अब वो नया एनसीपी का नेतृत्व कौन करेगा, कौन अध्यक्ष होगा, इसको वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि महाविकास आघाड़ी रहेगी नहीं रहेगी, एनसीपी का अध्यक्ष कौन होगा और क्या नया अध्यक्ष फिर से महाविकास आघाड़ी के साथ जाएगा और नए अध्यक्ष को महाविकास आघाड़ी के बाकी जो दल है वो स्वीकार करेंगे या अपना अपना रास्ता तय करेंगे। इस बात को लेकर इतनी चर्चाएं महाराष्ट्र में हो रही है कि कुछ भी अनुमान लगाना संभव नहीं है। हालांकि शरद पवार एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में संभावनाओं का कोई दौर नहीं चलता है, उनके मन में क्या चल रहा है उसका अनुमान लगाना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाता है आसानी से। लेकिन रवि ये बताएं, अभी क्या वहां पर अपडेट बनी हुई है? क्योंकि कहा जा रहा था कि अभी बातचीत होगी, परिवार बैठेगा, पूरी पार्टी बैठेगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस दौरान सुनी और कई नेता भावुक भी होते हुए दिखाई दिए और सीधे तौर पर उन्होंने शरद पवार से यही अपील की है कि वो जो फैसला उन्हें किया है, जो ऐलान किया है, उसको वापस ले ले। क्या इसमें अब आगे की अपडेट होने वाली है? किस तरह से पार्टी विचार करेगी, परिवार विचार करेगा? चर्चा तो पुरजोर हो रही है, लेकिन जानकारों का कहना है कि शरद पवार जी ने जैसे ही ये बयान कर दिया कि मैं पार्टी के पद से हटने वाला हूं, उन्होंने साथ ही साथ ये भी बयान उसी भाषण में कर दिया है कि अब मैं मेरा निर्णय वापस नहीं लूंगा, अब जरूरत है कि नए लोग आगे आए और पार्टी को आगे लेकर के जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पार्टी के पद से जरूर दूर हो रहा हूँ, लेकिन सार्वजनिक जीवन से मैं दूर नहीं हो रहा हूँ, मैं सबके लिए मुहैया रहूंगा। जब भी आप आवाज देंगे मैं आपके लिए बिल्कुल तैयार रहूंगा। जन सेवा से मैं दूर नहीं जा रहा हूं, लेकिन पार्टी को ये जरूरी है कि अब नया अध्यक्ष इस भागदौड़ में आगे आए। जिस तरीके से पिछले 24 साल से वो अध्यक्ष बने हैं, ये उनकी मंशा है कि अब पार्टी नए हाथों में जाए और आने वाली जो पीढ़ी है वो राजनीति में आगे बढ़े। तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए हम अगर देखें तो कौन से चेहरे वो सामने आते हैं? क्या हम अजीत पवार या सुप्रिया सुले को ही देखें या फिर कोई और तीसरा नाम भी इसमें शामिल होगा? कितनी क्या संभावना है? जी, देखा जाए तो ये जो कमेटी है उस कमेटी में स्वयं जयंत पाटिल जी है, अजीत पवार हैं, सुप्रिया सुले है और कई प्रफुल्ल पटेल के साथ में और ऐसे कई नेता हैं जिनके बीच अब अध्यक्षता को लेकर एक बड़ी पहल हो सकती है। लेकिन माना यह जा रहा है कि पलड़ा कहीं ना कहीं अजीत पवार का ही भारी है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गतिविधि में वो जुट चुके हैं, तो कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि शरद पवार के बाद अजीत पवार ही पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उनकी सुपुत्री भी अध्यक्ष की इस भागदौड़ में प्रबल दावेदार मानी जा रही है। अब ये अध्यक्ष कौन होगा ये तो कमेटी और आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल इन दो चेहरों के सामने बाकी चेहरे उतने सक्षमता से आगे नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन रवि जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि सुप्रिया सुले ने कुछ दिन पहले ही यहाँ पर कह दिया था कि 2 बड़े धमाके होने वाले हैं। एक धमाका जिस तरह से महाराष्ट्र को लेकर कहा और दिल्ली को लेकर। महाराष्ट्र को लेकर तो यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि अजीत पवार जो बहुत टाइम से यहाँ पर बीजेपी के साथ मिलना चाहते हैं, जुलना चाहते हैं, तो यही लगाया जा रहा था कि शायद वो अलग हो जाएंगे और एनसीपी यहाँ पर अलग हो जाएगी, इसलिए ये लगाया जा रहा था। लेकिन ऐसा ये धमाका होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। अब दिल्ली को लेकर क्या अनुमान लगाया जाए? चर्चा ये हो रही है कि राजनीति में कोई किसी का परमानेंटली दोस्त भी नहीं होता और दुश्मन भी नहीं होता है। क्या विकास को लेकर जिस तरीके से अजित पवार और पूर्व के
उनके साथ शपथ ग्रहण कर चुके देवेंद्र फडणवीस जी के बीच रिश्ते बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं आगे आ रही है। एक वर्ग ये भी मानता है कि अब शरद पवार पुरानी विचारधारा से थोड़ा हटेंगे, इस युवा पीढ़ी को आगे करेंगे और हो सकता है कि अजित पवार एनसीपी की बागडोर संभाल कर जल्द ही भारतीय जनता पार्टी जैसे किसी बड़ी पार्टी के साथ एक नया गठबंधन भी बना सकते हैं। लेकिन ये सारी चर्चाएं हैं फिलहाल, दावे के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता है, समय ही ये तय करेगा। लेकिन आशंका बहुत ज्यादा बनती है कि जिस तरीके से अजित पवार बार बार प्रयास कर रहे थे, कहीं न कहीं उनके प्रयासों को एक नया प्रशस्त मार्ग करने का भी ये सारा जो गतिविधियों का माहौल चल रहा है उस ओर भी इशारा कर रहा है। बिल्कुल, चलिए आप रवि हमारे साथ आगे भी बने रहेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है, एक बड़ी घोषणा जो शरद पवार के जरिए की गई है। सीधे तौर पर कहा है कि वो एनसीपी के अध्यक्ष पद से अब इस्तीफा देंगे। आने वाले वक्त में क्या होता है, किस तरह की अपडेट आती है, ये भी आप तक पहुंचाते रहे। बड़ी खबर बता रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां की राजनीति में एक बड़ी सियासी हलचल आज देखने को मिली है। शरद पवार जो कि एनसीपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही है। दरअसल आज उनकी आत्मकथा जो बुक उन्होंने लिखी है, महाराष्ट्र की सियासत को जो लिखी है, तमाम घटनाक्रमों का जिक्र उस अपनी बुक में किया है, उसका विमोचन होना था। और उसी विमोचन के इस कार्यक्रम में उन्होंने एक बड़ी बात की है, बड़ा ऐलान यहां पर किया है। तो एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ दिया है शरद पवार ने और कार्यकर्ताओं ने, लेकिन इस दौरान शरद पवार से सीधे तौर पर अपील की फैसला वापस ले ले। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर यहां जब इस बात का ऐलान किया कि वो अध्यक्ष पद छोड़ेंगे, तो उसके साथ ये भी कहा कि वो अपने फैसले पर अड़े हुए हैं, ये फैसला बिल्कुल भी वापस नहीं लिया जाएगा। यानी कि जो उन्होंने कहा है वही सर्वसामान्य है। तो ऐसे में आपको बता दें कि 10 जून 1999 वो वक्त जब एनसीपी का गठन हुआ था, कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी को बनाया गया था। और इस दौरान शरद पवार ने जब इस फैसले को लिया तो उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ये फैसला किया है और मैं कई साल से इस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं, पार्टी की जिम्मेदारी को निभा रहा हूं और अब मैं चाहता हूं कि कोई और इस जिम्मेदारी को संभाले। तो लंबा वक्त गुजर गया है, एक लंबा समय हो गया है जब नेतृत्व वो एनसीपी का संभाल रहे हैं। तो ऐसे में अब एक नए को यहां पर आकर इस नेतृत्व को संभालना होगा। उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कहां रुकना है और कहां चलना है, और ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो वक्त है इसी को सही समझा है और इसी को लेकर उन्होंने आज ये बड़ा ऐलान यहां पर किया है। लेकिन अब सवाल यहां पर यही कि आखिरकार एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने जब यहां पर अध्यक्ष पद छोड़ दिया है तो अगला कौन, एनसीपी का अध्यक्ष आखिरकार कौन होगा? क्योंकि अगर देखा जाए पार्टी के भीतर ही तो दो नाम सबसे पहले यहां पर सामने आते हैं जिनकी प्रबल दावेदारी देखी जाती है, फिर चाहे वो अजीत पवार की बात करें या फिर सुप्रिया सुले की बात करें जो उनकी खुद की बेटी है। तो अजीत पवार जिनको लेकर काफी समय से कहा जा रहा था कि यही महाराष्ट्र में उलटफेर करेंगे क्योंकि बीजेपी से काफी कनेक्शन और 40 से 50 विधायकों को अपने साथ बीजेपी में ले जाने वाले थे। तो ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि क्या ये सही वक्त अध्यक्ष के लिए अजीत पवार का है या फिर सुप्रिया सुले ही इसकी दावेदार होंगी? अजित पवार असुरे आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्यानंतर आणखी एवढं खासदारच्या समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटते, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। हे जरी असलं तो प्रियांशी चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार है और उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार जो महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ है, जो सियासी हलचल बड़ी है, उसको लेकर उनका क्या कहना है। तो प्रियांशी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। यही जानना चाहेंगे क्योंकि प्रियांशी जी बहुत लंबे वक्त से 2024 को लेकर रस्साकशी जो है वो हर एक पार्टी के भीतर चल रही है, महाराष्ट्र को लेकर भी कहीं ना कहीं, और ऐसे में शरद पवार का महाविकास अघाड़ी को लेकर और अपनी पार्टी को लेकर खासतौर पर जिस तरह से ये बड़ा फैसला लिया है, इसको किस तौर से देखती हैं आप? मैं इस तौर पे देखती हूँ कि हेलो जी कनेक्ट ये जी प्रियांशी जी आपकी आवाज आ पा रही है, आप बोलिए। ये लगता है शरद पवार को कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि कांग्रेस की क्या हालत है आज।
तो ये चीज उनके साथ भी रिपीट ना हो कि आने वाले समय में एक तो 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं जी। उस चुनावों को लेके कुछ भी इनके ऊपर कोई ब्लेम गेम कुछ ना आ जाए। पहली चीज तो ये कि अगर पार्टी डूबती भी है या उभरती है, अगर डूबती है तो उनके ऊपर ही चीजें आएंगी। और जो महाराष्ट्र में अभी मतलब पॉलिटिक्स में ये चल रहा है, किसी को ये पता ही नहीं है कि आने वाले चुनाव में होने क्या वाला है इतनी उथल पुथल के बाद में। और कांग्रेस को देखते हुए कि उनके ही अध्यक्ष को आज टिकट तक नहीं मिल रही है, आने वाले टाइम पे सब ये एक नेपोटिज्म वाली चीजें ना आ जाए। कभी ये चीज ही कंटिन्यू ना रहे, कोई ये पुट ऑन ना कर दे कि मतलब ये सदस्य बने हुए हैं तो ये ही बने हुए हैं। नहीं प्रियांशु जी, चूंकि अभी जो हाल फिलहाल में अजीत पवार को लेकर यहाँ पर चीजें हुई और उसके बाद शिवसेना को ये विश्वास दिलाना कि नहीं हम आपके साथ हैं, हम एकजुट हैं, और फिर कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि पार्टी के भीतर भी ऐसी चीजें हैं, ऐसे कुछ डिसीजन लिए गए हैं जिसको चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा था शरद पवार को। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप की अहमियत को दूसरों को बतलाने के लिए इस तरह के फैसले लेते हैं कि देखिए अब हम अलग हो गए हैं, अब भुगतिए कि आगे क्या होगा। क्या ये पूरा चीजें हम इसको लेकर भी जोड़कर कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं ये सारी चीजें कि आप ये नहीं, आई एम सॉरी, जस्ट स्किप इट। आप रिपीट करेंगे क्या? जी रिपीट करेंगे क्या? जी, मेरा ये कहना है कि अजीत पवार का ये दबाव था जो घटनाक्रम पिछला हुआ था, या फिर जिस तरह से दबाव पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं शरद पवार पर, और ऐसे में अपनी अहमियत को बतलाना ये जरूरी, इसलिए फैसला ये। बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट अभी जो आपने देखा था शरद पवार अजीत पवार ये मूव कर रहे थे, दिखा रहे थे शिवसेना को, तो इनको इम्पोर्टेंस देने के लिए कि पार्टी में आपकी भी अहमियत उतनी ही है। मुझे ये लगता है सुप्रिया सुले से पहले इनको इम्पोर्टेंस इनको देंगे, अजीत पवार को देंगे। उनका व्यक्तित्व उनकी पार्टी में सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे मेन है, मतलब सेकंड फेस वही है। और आने वाले टाइम पे अगर ये इस्तीफा देते हैं तो ये ही मेन फेस रहेंगे कि ये जी। लेकिन प्रियांशी जी, ये समझना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अजीत पवार जब बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं तो ये सीधे तौर पर शरद पवार को जानकारी है। ऐसे में अगर अजीत पवार को यहाँ पर अध्यक्ष बना दिया जाता है, आने वाले वक्त में तो ये हम समझे कि एनसीपी बीजेपी के साथ होगी। हाँ बिल्कुल, क्या ये शरद पवार चाहते हैं अंदर खाने कहीं ना कहीं? बिल्कुल, आप 2 महीने पहले भी आप देखे होंगे कि शरद पवार जी अमित शाह से मिलके आए थे, जेपी नड्डा से मिलके आए थे। वो जब दिल्ली का जब भी दौरा हो रहा है तो वो उनकी प्राइवेट मीटिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है कि प्राइवेट मीटिंग हो रही है बीजेपी के साथ में। आगे मतलब इस चीज को ओपनली नहीं ला सकते कि हम बीजेपी के साथ आ गए, शिवसेना के अभी साथ होने के साथ में, जबकि बीजेपी एकदम अगेंस्ट पार्टी होके रखी है शिवसेना की, पुराने शिवसेना की, उद्धव ठाकरे शिवसेना। तो ये जरूर उनको कि इस पासे को पलटे कैसे, कुछ तो ऐसा दिखाएं जिससे कि ये चीजें चेंज हो। लेकिन कल जिस तरह से चीजें सामने निकल कर आई थी कि जो किताब है उसमें काफी कुछ बीजेपी पार्टी के लिए लिखा गया है, खासकर महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, और सीधे तौर पर यही कि शिवसेना को रोकने की कोशिश थी, शिवसेना को खत्म करने की कोशिश थी। एक तरफ आप अपनी किताबों में इस तरह का जिक्र करते हैं और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अंदर खाने शायद आप एक तरफ झुकाव महसूस कर रहे हैं बीजेपी के पास जाने की। बिल्कुल झुकाव महसूस कर रहे हैं। उन्हें ये पता है कि जो शिवसेना है अभी शिवसेना के पास लेकिन में अब इसको तो समझना होगा ना, ये किस तरह की रणनीति है यहाँ पर शरद पवार की। अब देखिए, अब पॉलिटिक्स है और शरद पवार से ज्यादा बेटर तो रणनीति कोई बना नहीं सकता। ये तो मतलब कि आप हिस्ट्री उठा के महाराष्ट्र की आप देख लो तो भी आपको पता चलेगा। अब उन्हें चेंज करनी है पार्टी, बीजेपी के लिए कुछ भी लिखा हो, झुकाव तो आप कहीं ना कहीं देख ही पा रहे होंगे अभी, मतलब 5 महीने से कि बीजेपी की तरफ शरद पवार
चाहते हुए नहीं चाहते हुए या जो भी मैटर है उनका झुकाव बराबर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के साथ में उनका लगाव मतलब इनडायरेक्टली ही वो कनेक्शन में है और कनेक्शन में है। अब डायरेक्टली आते आते जब ये चीजें ओपनली होने लगी हैं कि वो नहीं चलना चाहते हैं इनके साथ अगर आने वाले चुनाव में भी खड़े होंगे तो इनकी बहुत भारी जीत हासिल उनको होने वाली नहीं है। बीजेपी के साथ चलेंगे, सेंट्रल के साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद आपका प्रियांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाराष्ट्र में सियासी हलचल है और ये हलचल आखिरकार कहां जाकर रुकती है ये देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा।